तो बच्चों ये हमारे पास क्लास 10 सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं 2024 उनका क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर का कोड है 331। ठीक है, तो 30-3-1 इस कोड को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपका ये कोड है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसके जो एमसीक्यू पार्ट है वो हमने ऑलरेडी शॉर्ट में अपलोड किए थे, लेकिन अब हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे डिटेल में। पहले हम इसके एमसीक्यूज भी समझेंगे कि आपने क्या टिक किया था, पूरा रीजन के साथ आपको बताया जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो ये स्टैंडर्ड वाला पेपर है हमारे पास, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आ जाते हैं हम। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x 6y - 1 और ये है। तो अब आने वाले जो भी बच्चे हैं न्यू सेशन में उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है। तो देखो अगर आप इसे स्टार्टिंग में देखोगे तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर देख भी रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है कि सभी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे कि क्या किस तरीके से होता है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं और इसमें हमने नो सॉल्यूशन बताया था इसका सॉल्यूशन। तो यह सेक्शन हमारे पास ए, सेक्शन ए में हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें कि हमारे 18 एमसीक्यूज होते हैं और 2 असर्शन रीजन होते हैं। तो अब देखेंगे इसमें फर्स्ट। तो ये कह रहा है कि भी इसका नो सॉल्यूशन क्यों आएगा। देखो हमने पहले बताया कि नो सॉल्यूशन है, तो हम अगर हमारे पास 2 लाइन होती हैं तो हम इनका रेशियो चेक करते हैं और रेशियो जैसे हमारे पास ये 2 लाइन है -3x। अब इसको ध्यान से देखो, ये इक्वल्स टू में 6y - 1 है। तो जिन बच्चों ने जल्दबाजी में यहाँ से देखा होगा रेशियो और उन्होंने पहले से देखा होगा कि यहाँ पर 1/-3 आ रहा है, यहाँ पर 2/6 1/3 आ रहा है, मीन्स यहाँ पर आएगा हमारा, अगर हम 2/6 का रेशियो लेंगे तो आएगा प्लस का 1/3 और यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1/3 और वो नॉट इक्वल करके अगर उन्होंने इंटरसेक्टिंग मीन्स यूनिक सॉल्यूशन लगाया तो इसलिए उनका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल देखो ध्यान से करना होता है हमें क्वेश्चन, पेशेंस के साथ। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन और भी हैं अभी, तो उनको बिल्कुल सही से करें, कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि देखो सीबीएसई पेपर इस टाइप से सेट करता है कि आप मिस्टेक करते हो, उसमें रहते इजी क्वेश्चन ही है लेकिन आप मिस्टेक करते हो जल्दबाजी के चक्कर में। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनका रेशियो देखो, इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो क्या होगा -3 डायरेक्ट। तो हम रेशियो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा हमारा 2, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर क्या होगा -6। और ये सभी वैल्यूज हम इधर लेके आए और ये भी सभी वैल्यूज इधर है। देखो इस वाली ये जो इक्वेशन है इसको भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो, इनका रेशियो एंड यहाँ पर ये 5 और -1 का रेशियो, 5 और -1 का रेशियो। देखो अगर हम ये वाला रेशियो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर माइनस का 1/3 है, यहाँ पर भी माइनस का 1/3 है। अब देखो ये माइनस साइन नीचे है, ऊपर है या बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ही नंबर माइनस का होता है। ओके, तो ये तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये नॉट इक्वल आ रहा है माइनस का 5/1। तो अगर हमारा लास्ट वाला नॉट इक्वल आया था तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, नो सॉल्यूशन की। मीन्स ये कौन सी लाइन है हमारी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन को ही हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं हम नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, कहीं भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। क्योंकि लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर ही सॉल्यूशन होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोइंसिडेंट लाइन है कि लाइन के ऊपर ही लाइन हम कह सकते हैं कि 2 लाइंस है वो सेम ही पाथ को फॉलो कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन और एवरी पॉइंट उसका क्या होता है, सॉल्यूशन, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके डिटेल्ड लेक्चर के लिए आपको हमारा कंप्लीट लेक्चर देखना होगा, उसमें आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी भी क्या होता है किस तरीके से। वैसे मोस्टली बच्चों को पता है जिसने किया हुआ है। तो अब देखेंगे इसमें सेकंड कि द मोस्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ एबी है कॉमन डिफरेंस। अब देखो ऐसा कॉमन डिफरेंस देगा वो सिंपल देगा नहीं, ऐसे ही इसने दिया है। तो सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में तो डी आंसर है इसका, तो सेकंड वाले में देखो आप कि भाई इसका डिफरेंस बताना, और डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1 कर लो, a3 - a2 कर लो, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लेकिन हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला सक्सेसर माइनस प्रीसीजर करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीजर टर्म। तो यहाँ पर अगर हम 1 - 4x डिवाइड बाय 2x करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 1/2x। देखो कभी भी इस टाइप का नंबर आपका बने अलजेब्रा में और आपको एलसीएम लेना पड़े तो बिल्कुल आंख बंद करके सोचना मत, या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन अगर ये दोनों सेम ही है तो एलसीएम सेम ही रहता है। ये कॉमन सेंस भी हम लगा ही सकते हैं सिंपल कि भाई अगर दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा। तो ना तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होगा ना ही यहाँ पर भी माइनस का बन जाएगा। अब लेकिन ये -1 + 1 कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4x और यहाँ पर 2x, x x कैंसिल हो जाएगा -2। तो काफी बच्चों ने -2x लगाया इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा इसका, सेकंड वाले का होगा बी आंसर -2। ओके, इसका आंसर हमारा -2। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट, कह रहा है कि थर्ड वाले में टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस थ्रो की गई है टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स, कि वे दोनों ही
डाइस पर क्या आए, डिफरेंट नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो याद करो, या तो आप पूरा आउटकम्स बना लो भाई, जो भी हमारा 36 आउटकम्स बनते हैं वो बना लो, या फिर आप याद करो कि भाई अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए किसकी, कि सेम आउटकम्स हो, कि बोथ पर सेम ही नंबर आए, ठीक है, या डबलेट कह देते हैं जिसको हम डबलेट कह देते हैं, कि दोनों में सेम आए, 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3। तो देखो इन 36 केसेस में, ठीक है, अगर 36 केसेस देखे जाए हमारे, जो होते हैं हमारे 1 1 1 2 एंड सो, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। डिटेल के लिए आपको इसका प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा देखना पड़ेगा, डिटेल लेक्चर मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी आप समझे कि यहाँ पर जो ये वाली रो आती है ना, इसमें 1 1, इसमें यहाँ पर कितना आता है 2 2, यहाँ पर आता है 3 3, यहाँ पर आता है 4 4, यहाँ पर आता है 5 5 और यहाँ पर आता है 6 6, इस टाइप से रहता है। तो 6 नंबर ऐसे हैं सिर्फ जिनमें सेम नंबर होता है, इनको छोड़कर कोई भाई आप ये डबलेट देख लो, तो हमारा क्या है, मतलब ये जो हमारा आउटकम से देख लो, हमेशा डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो या तो आप ये कर लो कि डायरेक्ट क्या कर लो, टोटल 36 टर्म्स में से 36 माइनस कर लो, 6 टर्म्स माइनस कर लो, टोटल 36 टर्म्स होते हैं, उसमें से सेम वाले माइनस कर लो, कितने बचेंगे 30, और अपॉन में 36 कर लो, मीन्स 30 अपॉन में क्या कर लो 36 कर लो। कितना आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 5 और 6 6 5/6 आ रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि आप ये जो सेम वाले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 6/36 कितना आता है 1/5, और अब 1 में से माइनस कर दो तो सारे डिफरेंट वाले आ जाएंगे। तो यहाँ से भी हम 1 में से अगर माइनस कर दें तब भी हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा ना, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 5/6 आएगा यहाँ से। तो आंसर कितना है इसका 5/6। आ रही बात समझ में? सिंपल इसमें ये बोला था कि भाई आप इन वाले जो ये जो आउटकम्स है ना, जिनके डिफरेंट नंबर शो कर रहे हैं, फर्स्ट डाई और सेकंड डाइस पर डिफरेंट नंबर शो कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो बस इसमें ये करना था, इसलिए इसका आंसर क्या है 5/6 है थर्ड वाले का। फोर्थ वाले में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing the correct answer to a certain test question is x/6। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को मिस करके आए होंगे, स्किप कर दिया होगा, क्यों? क्योंकि भाई समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या करना है इसमें। तो देखो ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी गेस करने की कि भी करेक्ट आंसर आ जाए क्या है x/6। लेकिन यहाँ पर आगे क्या बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर की भी हम गैस कर रहे हो करेक्ट आंसर ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर इसने ये हमें दे रखी होती गैस करने की कि करेक्ट आंसर आ जाए, तो हम इन दोनों की इक्वल रख सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, इस वाले का आंसर क्या है, अभी थर्ड वाले का क्या आंसर है हमारा बी है, ठीक है। अब फोर्थ वाले में यहाँ पर क्या दे रखा कि भी गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x/6। ऑल्सो ये नोट गैस मतलब गैस करें और आंसर करेक्ट ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप 1 में से माइनस करके इसमें क्या निकाल सकते हो, गैस करने की ही प्रोबेबिलिटी अगेन निकाल सकते हो कि भी करेक्ट आंसर है। देखो हम गैस कर रहे हैं, या तो करेक्ट आंसर आ सकता है या नहीं, तो करेक्ट आंसर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी। तो अगर हमें निकालनी है कि करेक्ट आंसर आए, तो हम क्या कर सकते हैं 1 में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। किसी के हारने और किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है, ठीक है। तो यही केस है इसमें कि भाई गैस करने की करेक्ट आया आंसर या इनकरेक्ट है, उसमें उन दोनों का भी सम 1 होगा, इसलिए 1 में से माइनस कर देते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 होती है, क्योंकि तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और -2 कितना हो जाएगा हमारा 1/3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी गैस करने की है, और वो इस टर्म में आपको गिवन की है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू x की टर्म में गिवन की है, इसको 1/3 के इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी आ चुकी है इसकी। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 6 इधर आएगा हमारा और x ऊपर रहेगा। अब ऐसा मत करना भाई 3 को उधर लेके आ जाना, x को नीचे कर दो, तो फिर x नीचे हो जाएगा। जो भी वेरिएबल में फाइंड करना होता है वो ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसलिए हम 6 को उधर लेके आ रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 2। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा 2, इसलिए इसका आंसर होगा 2A। समझ गए? तो बस अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में ये गिवन क्या है कि ABC ये 3 नंबर्स हैं, और कह रहे हैं कि इनका LCM 3780 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं कि पहले आप ABC का LCM निकालो इसी टर्म में जैसे ही गिवन किए हैं। कैसे भाई, A की वैल्यू क्या गिवन की है इसमें, A की वैल्यू गिवन की है 2 की पावर 2, ठीक है। A की वैल्यू क्या गिवन किया है यहाँ पर 2 की पावर 2 एंड 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x। एंड B की वैल्यू क्या गिवन की है, B की वैल्यू गिवन की है 2 टू द पावर 2 एंड 3 और यहाँ पर क्या 5। फिर C की वैल्यू क्या गिवन की है, C की वैल्यू गिवन की है 2 टू द पावर 2 एंड 3 और इनटू में 7। ये है। अब आप इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर ये एक्चुअल वैल्यू होती तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो जो भी वैल्यू है, जैसे 2 सभी में है तो उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, एलसीएम के लिए क्या देखेंगे उसकी हाईएस्ट पावर, लेकिन सभी के पास पावर 2 है तो 2 ही देंगे इनटू
3, सभी के पास पावर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ x है, क्या पता ये x 1 से बड़ा हो जाए, तो इसलिए हम 3 टू द पावर x ही लेंगे। इनटू में अगर कोई कॉमन भी नहीं है, एलसीएम में अगर कोई कॉमन भी नहीं है तो उनको एज इट इज लिख लेंगे। जैसे ये 5 है, सभी में कॉमन नहीं है, लेकिन उसे एज इट इज लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। और जिसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब जो भी कॉमन है या फिर कॉमन नहीं है, उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे हमेशा। हाईएस्ट पावर क्या देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होगी उसी को लेंगे। यहाँ पर 25 होता है, 5 की पावर 2 होता है, यहाँ 5 की पावर 2 ही लेते हैं। बात समझ रहे? यहाँ 5 होता, यहाँ 5 की पावर 2 होता, तीनों में कॉमन नहीं है लेकिन दो में है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है उसकी, वो लेंगे। समझ गए? लेकिन अगर HCF होता तो सिर्फ कॉमन वैल्यू लेते और सबसे छोटी पावर लेते। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 ही लेते हैं, कॉमन भी है और ये सेम ही वैल्यू है। यहाँ पर 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 या 3 टू द पावर 1 लेते हैं। अब x 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो सबसे छोटी तो पावर 1 ही आएगी, तो बस यहाँ पर 1 ले लेते हैं अगर HCF कहते हैं। लेकिन LCM बोल रहा है, और LCM है किसके इक्वल, इसके अकॉर्डिंग LCM है इसके अकॉर्डिंग 3780 के। अब ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पर करेंगे हम x की वैल्यू को कंपेयर। कैसे? आप क्या कर लो, 7 को उधर लेके आ जाओ, डिवाइड में 5 को ले जाओ, और ये 2 टू द पावर 2 मींस 4 को लेके आ जाओ। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो 7 से। 7 5 जा 35 होते हैं, 2 कैरी 7 4 जा 20, 2 0, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 4 नहीं जाएगा तो 0, और 5 8 जा 40, 104 हो गया। अभी इसमें भी बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ऐसे कि डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 18 लिख देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो ये मिस्टेक भी काफी करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन वो पहले से करते नहीं है, और कैलकुलेशन में मोस्टली मिस्टेक होती है। ये देखो, अब यहाँ पे 3 टू द पावर x बचा और 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब 4 है, 4 हम अगेन डिवाइड में लेके आ रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर बात सिंपल सी यही है हमारी कि भी अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8, यहाँ पर 2 कैरी 4 7 जा 28। अब देखो यहाँ 3 टू द पावर x है, तो यहाँ पर क्या है 3 टू द पावर 3 कंपेयर कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 3। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है, तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेस सेम पावर इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पर हम पावर को कंपेयर करके कह सकते हैं कि इक्वल। इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। फिफ्थ का क्या है, इसलिए हमारा आंसर सी है। कितना? 3। ये था इसका सॉल्यूशन। ओके, अब देखेंगे इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो सिंपल है भाई, क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन गिवन के, इसके आप फैक्टर कर दो भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता कि भाई इक्वेशन और पोलिनोमियल में, इक्वेशन भी ऐसी होती है, पोलिनोमियल भी ऐसे दिखता है, लेकिन बस आपने नोटिस किया होगा कि भी उसमें इक्वल्स टू साइन होता है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू साइन होता है, पोलिनोमियल में इक्वल टू साइन नहीं होता। अब इक्वल टू के बराबर में जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू के बराबर में कोई भी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा जीरो ही रहे, लेकिन सभी वैल्यू को उठाकर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो इक्वल टू में जीरो बन जाता है। लेकिन पोलिनोमियल कब होगा, जब इक्वल टू ना दिखे उसमें कहीं भी। ये पोलिनोमियल, इसका सॉल्यूशन निकालना है, 9 2 18, 18 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आए। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया जो हमारे दूसरे चैनल ICSE वाले पर है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसके 3 पार्ट्स हैं, अगर आप उनको देख लेते हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं वैल्यू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th से लेकर क्लास 12 तक, तो इसको अच्छे से सीख लें। बस अब इसको करते कैसे हैं, देखो ये जो कोफिशिएंट होता है हमारा x स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू c बोलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस इक्वेशन की क्या हो जाती है, इक्वल टू में जीरो आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर माइनस करने पर, अगर यहाँ साइन माइनस का तो माइनस करने पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो माइनस करने पर 3 है। वैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसका साइन देखो इसका साइन देखो, दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखो साइन क्या आ रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 9, माइनस प्लस का 18 होता तो प्लस करके 3 लाना होता। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ प्लस का 2 माइनस का 9 है, तो माइनस का ही 18 आ रहा है, इसलिए माइनस करके आपको क्या लेके आना है, जो बीच वाली वैल्यू, तो होता है हमारा 6 3 18। ये हो गया हमारा, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 9। यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते हैं 2x कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस में अगेन 3। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो बस दोनों फैक्टर सेम आते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने सही किया है। एक तो इसको ऐसे कर सकते थे आप, या इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सभी वैल्यूज चेक करते आप, उसमें टाइम लग जाता। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। देखो क्या इसका फर्स्ट आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6
एक है हमारी 3 वैल्यू, एक है -3/2। अगर ये आगे पीछे भी आ रही हो ना यहाँ पर तो बस आपको मैच करनी है, जरूर नहीं है कि पहले 3 ही है, पहले -3/2 आ सकता है, तो बस -3/2 और 2 इसका आंसर है, ठीक है। वो 3 और -3/2, देखो ऐसा आंसर आगे पीछे भी कहीं नहीं दे रखा होगा, तो इसलिए 3 -3/2 बोलो या फिर -3/2 पहले रखो बाद में 3 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ए, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या है, ए है इसका, सिंपल। फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है हमारा ये, तो देखो मोस्टली बच्चों ने कर दिया होगा ये, क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल बेस परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर के फुट से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का लिए क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये 60 डिग्री है। अभी कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। सिंपल देखो रिलेशन क्या बन रहा है कि भाई एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हाइपोटेनस 90 का अपोजिट होता है, तो बेस परपेंडिकुलर है, में कौन रिलेशन बताता है हमारा 10। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि tan 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना 30। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू में हाइट अपॉन में 30 से हो जाएगा 30√3, कितना हो जाएगा हमारा 30√3, कितना हो गया हमारा हाइट होगी इसकी, तो बस परपेंडिकुलर हाइट होगी इसकी 30√3 मीटर रहते हैं यहाँ पे मीटर। ओके, तो कौन सा आंसर था इसका, बी आंसर है, इसका आंसर है बी। 6 का ए था और 7 का क्या बी है, सिंपल। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो कह रहा है कि इफ कोट कोस थीटा एंड साइन फाई। अब मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे √3/2 एंड साइन फाई क्या है हमारे पास 1/2, लेकिन फाइंड करने के लिए क्या बोला है, देन फाइंड करना हमें tan, और tan में क्या थीटा प्लस फाई की वैल्यू बताओ किसके इक्वल। तो थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होगा, या तो हमें भाई थीटा की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाए, दोनों को ऐड कर दे, tan को निकाल लेंगे, या फिर इसी को भी tan या cos में बना दे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे फाई की। कैसे, थीटा की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या हो जाएगी भाई थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो √3/2 होता कहाँ है कोस थीटा में, ये होता है 30 पर, ये 30 पर, और 1/2 साइन में भी कहाँ पर होता है 30 पर होता है, तो इसका मीन्स ये एंगल भी 30 है, मीन्स थीटा थीटा की वैल्यू 30 होनी है, पाई की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर 30 और 30 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और tan 60 होता है हमारा √3, इसलिए इसका आंसर क्या है, तो √3 है, तो सिंपल इसका आंसर √3 ए, इसका आंसर कितना हो गया ए। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करना था हमें, ये हो गया। अब देखो सॉल्यूशन तो इसमें दिखाना नहीं था, बस आपको टिक लगाना था इसमें। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो सर्कल हैं जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें कितनी मैक्सिमम कॉमन कोड हो सकती है ये बताना है। तो अगर हम टू सर्कल्स देखें, जिसने इसके लैंग्वेज को समझ लिया होगा उसने इसका सही आंसर दिया होगा, मोस्टली बच्चों ने तुक्का भी लगाया होगा, तो वहां पर भी कभी कभी हो जाता है ऐसे। देखो आप कमेंट करके बताना कि भी आपने कैसे किया था, कि आपको पता था या आपने वैसे ही तुक्का लगाया था इसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉमन कोड दोनों पर ये बन सकते हो और एक कॉमन कोड दोनों पर ये बन सकते हैं, इसलिए टू ही कॉमन कोड हो सकता है, टेंजेंट, सॉरी कोड नहीं, कॉमन कोड तो एक ही बनती है इसमें, लेकिन कॉमन टेंजेंट बोला था, तो कॉमन टेंजेंट इसमें 2 बन सकते हैं, तो कॉमन टेंजेंट अगर 2 बन सकते हैं तो उसका आंसर 2 है, बस ये बताना था इसमें सी। तो 9 का क्या हो गया इसमें, सी हो गया, सिंपल। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने गैस किया था या फिर आपको डेफिनेट पता था कि भी यही है, होगा इस टाइप से ही होगा रीजन इसका। 10th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मोस्टली बच्चों ने किस तरीके से समझा, इसे कैसे इंटरप्रेट किया, ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, या फिर हम कह सकते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 है 35, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ही तो है, इस ट्रायंगल के लिए एंगल एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 35 और 90 125 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, डी में क्या हो जाएगा ये 125, सिंपल सा। तो इसमें तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है कि इसमें कितना हो जाएगा 125, कौन सा है इसका आंसर, डी। समझ गए ना आप कि भैया ये हमारा क्या है, इस टाइप से ही तो है, इसको देखो ध्यान से, ये एक्स है, एक्स एक्सटीरियर है, और यहाँ पर अगर 90 और यहाँ पर 35 है, तो बस इन दोनों को ऐड करके देख लो आंसर कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है डी 125, बस। अब देखो आप इसमें 11 वाला कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली,
ध्यान से देखो क्या रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, ऐसा कौन सा क्वाड्रेटर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन इट इज। तो पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम पे तो बाइसेक्ट ही करते हैं, रेक्टेंगल के सारे इक्वल भी होते हैं, दोनों इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब सारे पार्ट इक्वल ही होंगे। लेकिन प्रपोर्शन में अगर हम बात करें तो ट्रेपीजियम को देखो, आपने ट्रेपीजियम जब किया होगा और इसमें आपने प्रूफ वाले क्वेश्चन भी किए होंगे अगर देखा हो तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि हमेशा जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। कैसे कि भाई अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइन साइड ले रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल होता है हमारा, मान लेते हैं इसको हमने अगर ए बी सी डी माना है, तो इसको माना तो ए ओ बी किसके प्रोपोर्शन होता है, सी ओ डी के, इसलिए ये ए ओ और ओ सी का रेशियो ओ बी और ओ डी के इक्वल भी होता है, इसलिए प्रोपोर्शन वाला आंसर क्या है इसका, डी है। आई होप कि आपको ये रीजन समझ में आया होगा अच्छे से कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, कि भाई इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया, ए ओ बी सिमिलर हो गया हमारा किसके, सी ओ डी के। सी ओ डी के क्यों हुआ, डी ओ सी के क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है ए और सी, ठीक है, तो ये सी ओ डी। अब ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, देखो ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ओ बी और ओ डी, ये प्रोपोर्शन में आती है इसमें, किसमें, ट्रापेजियम में प्रोपोर्शन में होती है साइड, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या है इसका, डी। 11 का डी होता। 12 वाले में सिंपल क्या लग रहा है, बीपीटी थ्योरम लग रही है कि डी पैरेलल है, ठीक है, किसमें, बीसी के। लेकिन इसमें देखो लगा तो सकते हो आप इसमें बीपीटी थ्योरम, लेकिन इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज हो रहा है, कैसे, लेकिन तो देखो आपको गिवन क्या और फाइंड करना, ए डी गिवन क्या है इसमें, ए डी 2 है एंड बी डी कितना है, 3 है। लेकिन इसमें देखो ये वाली साइड दी थी, अगर वो ये वाली साइड में से कोई साइड देता और फाइंड करने के लिए बोलता तो हम बीपीटी का यूज कर लेते, लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज होगा, कैसे, क्योंकि हमें बी सी साइड गिवन किया और ये वाली साइड आपसे फाइंड करने के लिए बोली है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से समझाते हैं आपको भी, इसमें ये है क्या, किस टाइप से, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, डी ई एंड यहाँ पर ये ए बी सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी गिवन की है, 2 सेंटीमीटर, और ये बी डी कितना है, 3 सेंटीमीटर, एंड ये बी सी गिवन किया कितना, 7.5 सेंटीमीटर, देन आपको डी ई बताना है कितना। अब देखो, तो अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, सिमिलर ले लेते हैं, तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा इसके ट्रायंगल ए बी सी के, क्यों होगा, पता है आपको कि भाई ये वाले दोनों एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाले भी करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये तो कॉमन है ही। लेकिन आप एनी टू एंगल से दिखाते हो तो भी ये क्या हो जाता है, फिर भी ये क्या हो जाता है, हमारा सिमिलर हो जाता है। अब मतलब अगर ये सिमिलर हो गए तो देन ए डी, आप कह सकते हो ए डी और ए बी का रेशियो, ठीक है, ये जो ए डी और ये जो ए बी का रेशियो। अभी सिस्टम क्या ले रहे हैं हम, किस तरीके से ले रहे हैं, इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारा सिमिलैरिटी वाला आपको चैप्टर देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर देंगे। ये हो जाएगा ए बी एंड ये हो जाएगा ए बी, ओके। और फिर हम बी सी के साथ इसका रेशियो देखें, अगर बी सी और डी ई, तो यहाँ पर आ गया डी ई और यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर डी ई और यहाँ पर ये क्या हो गया, बी सी, बस रख लो इनको। ए डी कितना है 2, ए बी टोटल कितना होगा, अगर ये 2 है ये 3 है, तो ए बी कितना हो जाएगा टोटल 5। डी अगर हमें फाइंड करना है तो बी सी कितना हो जाएगा भाई, बी सी, डी फाइंड करना, बी सी कितना है हमारा गिवन है 7.5। कर लो इसको सोल्व, आप 7.5 को इधर लेके आ जाओ, तो 7.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डी बचेगा, कोई ना डालो नीचे, 10 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जब 5 5 5 जब 25, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जब 5 2 जब 2 से 2 कैंसिल कर लो, आ जाएगा 3, और 3 क्या हो गया, 3 मीटर सेंटीमीटर है क्या भाई, देखो सेंटीमीटर में गिवन किया होगा, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है वैसे, तो डी इन सेंटीमीटर ने पहले बोल दिया, तो डी यहाँ पर कितना होगा हमारा, कितना आया आंसर, 3 आया है, 3 सेंटीमीटर होगा, तो बस इसका आंसर कितना होगा, बी। तो 12th में क्या होगा इसमें, बी, समझ गए आप, तो 12th का होगा हमारा बी आंसर हो गया, ओके। इस टाइप से हमें इसको समझना था कि भी ऐसे करना था, मतलब आप कह सकते हो। अब देखो 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन आप बताओ क्या होगा। तो 13th क्वेश्चन, गिवन एस सी एफ आपको ये कर रखा है, एलसीएम आपको ये गिवन कर रखा है, देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये अगर वैल्यूज बतानी है तो क्या होगा, सिंपल देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने एमसीक्यू में स्टार्टिंग में कराए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन थे, लेकिन देखो वो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज कर देता है, लेकिन वो आपको समझना होता है। तो हम तो वही लग रही है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। अभी देखो ये जो अंदर दे देता है ब्रैकेट में, ये होते हैं दोनों नंबर, तो अगर हम इन दोनों नंबर को यहाँ पर रख लें 2520 एंड 6600, लेकिन अगर इसका एचसीएफ गिवन किया 40 और एलसीएम कितना गिवन किया 252 इन 2 में के, तो आपने कैसे किया आप कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर देखो सिंपल ही इसको कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर बचेगा 10, बात आ रही है समझ में, क्योंकि इसको डिवाइड में लेके आते 10 बचता।
अब 40 को भी लेके आ जाओ, या तो आप डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल कर लो, 4 से इसको कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 2 कैरी 4 6 जा 24 2 कैरी 4 5 जा 20 एंड 0, तो 1650 इसका आंसर है ए। ये शॉर्ट में हमने पहले से आपको डिस्कस कर दिया था, जिसका आंसर कितना 1650 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। सबसे पहले आप देखोगे भी इरेशनल नंबर कौन कौन से। अगर जिस बच्चे ने ए लगाया वो गलत है, क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है ही नहीं, ये रेशनल है दोनों, रेशनल का प्रोडक्ट तो रेशनल ही आता है। क्यों है रेशनल? इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 2, तो ये रेशनल है, तो ये आंसर तो होगा नहीं भाई, ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, रूट 10 आएगा, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई आप किसी भी रूट की कर सकते हो, लेकिन प्लस सेम रूट वाले ही करते हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 2 ये आ जाएगा रूट 10, लेकिन रूट 10 रूट से बाहर आएगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो आप इसमें सी, तो सी देखो रूट 3 और रूट 27, रूट 3 एंड रूट 27 का क्या करें हम? तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो 27 के साथ, तो रूट 3 इंटू रूट 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि भी रूट 27 का मीनिंग होता है 3 रूट 3, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर सिंपल 27 इंटू 3 81 आ रहा है, 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 हो जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर है सी। बात आ रही है समझ में? 14th वाले का सी आंसर क्यों है? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 27, या तो आप ये कह लो कि भी ये हो जाएगा रूट 81 और रूट 81 9 होता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं रूट 3, इसको 3 रूट 3 बोल सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? रूट की रूट में मल्टीप्लाई, और जो रूट के बाहर वाली वैल्यू उसकी बाहर से, तो 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, तब यहाँ पर क्या आता? फिर भी हमारा 9 ही आता, इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है? हमारा सी आ रहा है 14th का। ओके, नेक्स्ट है 15th की, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट, these डिजिट में से आपको सिर्फ कौन सी डिजिट चूज करनी है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। तो ध्यान से इसमें सिर्फ सारे प्राइम नंबर मत ले रहे हैं, आपको बताने हैं ओड प्राइम नंबर। तो अब देखते हैं इसमें कि भी इसमें कौन कौन से नंबर लेने हैं आपको। तो सिर्फ ओड प्राइम नंबर्स के लिए हम क्या क्या लेंगे? इसमें देखो 2 प्राइम नंबर है, लेकिन ये इवन है, तो ओड प्राइम नंबर क्या होता है? हमारा 3 है इसमें, और क्या है? 5 है एंड 7। तो 3 5 और 7, 3 5 7, 3 ही ओड नंबर्स हैं, तो 3 ओड नंबर्स हैं हमारे, और आउट ऑफ कितने नंबर में से? 9 में से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3/9 मीन्स 1/3, इसलिए इसका आंसर क्या था हमारा 15 वाले का? 1/3 था ए। अब देखो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। अब इस क्वेश्चन ने काफी बच्चों को परेशान किया होगा कि इसका आंसर कैसे निकालें। देखो इसको आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो, और भी इसके मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम देखो आपको ये मेथड बता रहे हैं कि द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। 5 ऑब्जर्वेशन है, हमने लेट की भी, वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या है? x1 x2 x3 x4 एंड x5। इन सभी का मीन कैसे निकालोगे आप? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है हमारा मीन? कितना का बोल रहा है? 15, तो 15। अब आप 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल 5 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा हमारे पास? 75। ऐसे ही अगर ये कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, इनमें से जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट बनाई यहाँ से, ऐसे ही कह रहा है कि इनमें से अगर ये जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है इनका मीन निकालें, अगर हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू में कितना है? 14 है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14 है, तो यहाँ पर 14, तो आप 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएंगी? फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी 42 हो जाएगा भाई, 14 3 42, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें फाइंड करने के लिए बोला क्या था, ये कह रहा है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, अगर लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 17 है, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी? लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? ये है, तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन x3 x4 एंड x5, इन सभी का मीन देखें तो कितना है? 17 है, 17 बोल रहा है, तो भी इसके नीचे भी 3 आता, तो वो 3 इधर 17 से मल्टीप्लाई होता, तो कितना हो जाता? वो 17 इंटू 3 51 हो जाता। समझ गए आप? अब इन तीनों इक्वेशन को देखो, आपको चाहिए कौन सी? थर्ड टर्म चाहिए आपको, ये वाला। तो आप क्या कर दो, या तो हमारे पास x1 x2 x4 x5 होता है, इसको माइनस कर देते हैं, या फिर आप ध्यान से देखोगे भाई अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये वाली और इस वाली इक्वेशन को माइनस कर लो, आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, तो आपके पास x4 और x5 बचेगा। x4 और x5 जब बच जाएगा हमारे पास, तो x4 और x5 को यहाँ से इसमें से माइनस कर लेना, x3 आ जाएगा। ऐसे तो ऐसे आप इसको अरेंज कर सकते हो, जैसे x3 इसमें भी निकल रहा है हमारा,
अगर x3 और इस इन दोनों को करें हम तो नहीं मिलेगा, कैंसिल नहीं होगी वैल्यू। अब आप क्या करो इसमें, सिंपल क्या करो सबसे पहले कि भाई इन दोनों को माइनस कर लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, देखो क्या आएगा, ये हमारे पास x1 x2 x3 x4 x5, इन सभी का ऑब्जर्व सम कितना है 75, और यहाँ पर क्या है हमारे पास x1 x2 x3, ओके, इन सभी का सम कितना है हमारे पास 42। आप माइनस कर लो, ये कैंसिल कर लो, यहाँ पर कितना जाएगा x4 प्लस x5, माइनस कर लो इसको, कितना जाएगा 3, और 7 में से 4 कितना जाएगा 3, तो 33। अब आप क्या करो, x4 और x5 को इस थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर लो, तो अब आप क्या कर लो, थर्ड -4। अब देखो बच्चे सोच रहे हैं इतना टाइम करने का टाइम नहीं होगा, और इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको इतना हमें क्या करना है, इसको हम क्या कर लेंगे, ये ओरली भी कर सकते थे हम इसको सोल्व, लेकिन ये आपको समझाने का तरीका है, समझाने के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो x3 x4 और x5, अब आप क्या कर लो इसमें, ये 51, इसको दोनों को माइनस कर रहे हैं हम, x4 और x5, हमारे पास कितना है 33, आप माइनस कर लो, यहाँ माइनस माइनस, ये x3 हो जाएगा कितना, माइनस कर रहे हैं 11 में से 3 8, और 4 में से 1 18, तो 18 आ रहा है हमारा, ओके। इस टाइप से इसके x3 की वैल्यू आती है हमारे पास 18। ये था इसमें हमारा क्वेश्चन कि x3 की वैल्यू हमारी 18, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते थे। तो आप देखेंगे इसमें 17, तो 18 इसका आंसर था सी, तो इसलिए मोस्टली बच्चों ने इसको स्किप किया है 16 क्वेश्चन को, उसका सी आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी हमें मिल जाते हैं। 17 देखो कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस ऑफ, अब इस वाले क्वेश्चन में काफी बच्चों ने क्या मिस्टेक की है, इसने उन्होंने सोचा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना। अब सेक्टर क्या होता है, अभी सेक्टर हमारा होता है 1/4 पार्ट, तो क्या होगा हमारा सेक्टर, देखो 1/4 पार्ट होता है, अगर हम एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर देते हैं तो ये सेक्टर बनता है, मीन यहाँ पर एंगल क्या होता है हमारा, सेंटर एंगल इसका 90 हो जाता है। अब अगर जिन जिन बच्चों ने पेरीमीटर सेक्टर के लिए ये एंगल लगाया है θ/360, और यहाँ पर 2πr, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मीन्स ये भी थीटा कितना होता है 90/360 होता है 1/4, तो आप डायरेक्ट 1/4 ले सकते हो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और अगर वो रेडियस 7 बोल रहा है, और अगर वो रेडियस 7 बोल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 से 7 कैंसिल, अभी 44 आएगा, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 11। और अगर 11 बच्चों ने लगाया है आंसर तो उनका गलत है। क्यों है अब गलत, क्योंकि जब ये सेक्टर हमारा होता है तो इस सेक्टर में ये दोनों साइड भी हमें लेनी होती है, मीन्स ये दोनों रेडियस भी हमें लेनी होती है, 7 और 7 14 और ऐड करना होता है, इसलिए इसका आंसर होता है 25। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दबाजी में बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है काफी, 18। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप क्वेश्चन को देखें और इतना ज्यादा हाइपर ना हो जाए क्वेश्चन देखे कि भाई इजी क्वेश्चन है, कर देंगे, इसलिए समझे क्वेश्चन को वो क्या कह रहा है। जैसे ये कि भाई ये एंगल हमारा ये फिगर बन रहा है, और इसमें क्या रहता है मेजर्स ऑफ एंगल MON, ये MON फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, देखो उसके दो तरीके क्या, कि एक तो ये हमारा रेडियस और टेंजेंट है, इसके बीच में 90 है, ये 90 है, ये 70 थे 20, ये 20 है 20 कितना होगा 40, 180 में से माइनस कर दो 140 आंसर आ जाएगा। या फिर ये कर लेते इसमें, ये एंगल है हमारा टेंजेंट और कोड के बिटवीन, तो टेंजेंट और कोड के बिटवीन जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, मीन्स भी यहाँ पर अगर ये कुछ इस टाइप से है, तो ये जो एंगल है ना 70, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल के इक्वल होता है यहाँ पर, और 70 ये अगर सर्कमफ्रेंस पे तो सेंटर पर 140 होगा। ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एंगल कितना आएगा आंसर इसका 140। या फिर हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ 90 होता तो ये 20 हो जाता है, ये 20 यहाँ पर ये 20 क्यों होंगे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो 180 में से माइनस करते 40 तो 140 आता। तो कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आता भाई 140 ही आता। कैसे भी आप कर सकते हैं, बी आंसर होता है इसका, ओके। और 17 वाले का कितना आ रहा था डी 25। नेक्स्ट देखो इसमें अब असर्शन रीजन थे हमारे। अब असर्शन रीजन में बच्चों ने भी काफी इसमें जल्दबाजी में क्या देखा कि विद पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ए और बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट इंटरनली क्या होगा, ये होगा क्या। तो आप चेक करके देख लो कि इंटरनली अगर हम इसको डिवाइड करें कि यही पॉइंट आ रहा है, नहीं अगर यही पॉइंट आ रहा है तो भाई असर्शन हमारा करेक्ट है। कैसे कि भी ए के कोऑर्डिनेट गिवन किए हैं 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन किए हैं क्या -1,1। अब रेशियो कितना है हमारा
1:2 है, मीन्स आप इसको M1 कह सकते हो, इसको M2 कह सकते हो। ये जो पॉइंट है एक्स वाई इन्हीं की वैल्यू में दे रखी है -1/3 -1/3 एंड 5/3। तो अगर यही पॉइंट आ जाए तो भाई फिर तो ये सही है हमारा आंसर। तो आप चेक करके देख लो कि भाई एक्स की वैल्यू आएगी क्या, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा, क्या है फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, m1x2 + m2x1। ये फॉर्मूला हमने सीखा है m1x2 + m2x1। ये आता कैसे है, इस पर भी हमने डेरिवेशन डाला हुआ है, आप उसको अगर आपको चाहिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट कर देना है कि भी हमें ये लेक्चर चाहिए तो हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये चैप्टर आप आईसीएससी से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में सभी क्वेश्चन आपके पास हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, m1x2 m2x1। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू देखो, इसको हम x1 y1 बोलते हैं और इसको x2 y2। m1 x2 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय m1 + m2 का 1 + 2, क्या हो जाएगा -1 + 2 डिवाइड बाय 3, हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस का 1/3। अगर ये फर्स्ट वाला ही पॉइंट सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये आंसर गलत दिया है इन्होंने। कि आप इसका y चेक करके देखो कि y की वैल्यू सेम आ रही है क्या, ये अगर आ भी रही होगी फिर भी आंसर क्या होगा हमारा, गलत होगा। क्यों, देखो m1 इसमें क्या हो जाएगा y2, बस इसमें y2 हो जाता है, m2 y1। y वाले में सभी y मिलते हैं हमें और x वाले में x मिलते हैं। और करते कैसे, m1 x2 m2 x1, ठीक है। ऐसे ही y के लिए क्या करेंगे, m1 y2 + m2 y1। y की वैल्यू क्या, ये अगर हम फाइंड करके देखें, m1 कितना है 1, y2 की वैल्यू है 1 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 कितना है 2 डिवाइड बाय m1 + m2 कितना है 1 + 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, 1 + 4/3 मीन्स 5/3 आ रहा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू सही आ रही है 5/3, बिल्कुल करेक्ट है। 5 की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी करेक्ट है 5/3। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। लेकिन इसमें माइनस का 1/3 है, इसलिए इसका आंसर ये गलत है। तो रीजन मतलब जो असर्शन था हमारा ये गलत है इस वाले में। अब नेक्स्ट वाला रीजन हमारा करेक्ट है, तो इसमें आंसर आता हमारा डी, कि भी असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। इसलिए 19 का क्या है, डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अब जल्दबाजी में बच्चों ने ए भी लगाया है इसमें। 20 में देखो, बी असर्शन ए, इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 आउट ऑफ 45 बॉल्स। एक बैट्समैन है, वो बाउंड्री कितने टाइम्स हिट करता है, 9 टाइम्स आउट ऑफ कितने बॉल में से 45 बॉल्स। अगर उसकी बाउंड्री की हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी आएगी, 9/45 मींस 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज, देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बाउंड्री निकालें तो कितना होगा, 9/45 इक्वल्स टू में 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 9 से कैंसिल कर रहे थे। लेकिन नॉट हिट द बाउंड्री अगर हम निकालें तो इसे 1 में से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी बार वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा होगा, जैसे अगर उसने 9 टाइम्स बाउंड्री हिट की तो जो बची हुई बॉल है उसमें बाउंड्री हिट नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो 1 में से माइनस करते हैं क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर है 4/5। ये सही दे रखा है कि नॉट हिट द बाउंड्री के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। तो बस ये होगी। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं कि रीजन क्या, ये रीजन सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जैसे यहाँ पर बाउंड्री का हिट और नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी का संबंध होगा, इसी के रूल से आप इसको हमने फाइंड किया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए है। ये असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ये इसका एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट के बाद अगर हम इसमें आ जाते हैं सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे। इसमें 21st क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 21st क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन ऑफ हार्ट। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी। भाई क्वीन आए हार्ट की, वो भी तो ए की क्वीन होगी भाई हार्ट की, ठीक है। तो 1/52 आंसर होगा। इसका कंप्लीट चार्ट कैसा होता है ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, उसका लिंक आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर देंगे कैसे कार्ड का क्या सिस्टम होता है। हमने इस पर कार्ड्स को एक्चुअल भी आपको शो करके दिखाया है। सेकंड में इज नॉट अ जैक, ये कह रहा है कि भाई जैक का कार्ड ना हो, तो जैक के छोड़कर कोई भी कार्ड हो सकते हैं, भाई जैक का कार्ड ना हो। अब जैक के होते कितने कार्ड हैं ये बताओ आप। इज नॉट अ जैक कार्ड, जैक कार्ड होते हैं 4। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले जैक की कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसे 1 में से माइनस कर लो,
1 में से क्या माइनस कर लो, जैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, जैक कार्ड होते हैं 4, 4 ही तो होते हैं जैक, सभी का एक एक होता है, और अपॉन में 52, ये कर लो, कैंसिल करोगे कितना आएगा 1 अपॉन 13 आएगा, 13 कैंसिल, 13 माइनस 1 करेंगे 12 अपॉन 13 होगा, ये कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं इसमें, या फिर डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई 4 कार्ड निकाल दो, 52 में से बचते 48, 48 अपॉन में अगर आप 52 करते, 48 अपॉन में 52 करते तो भी आपका आंसर सही माना जाता। डायरेक्ट 42 48 अपॉन 52 कैंसिल कर लेते, इसको कैंसिल भी नहीं करते ऐसे छोड़ देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर सही होता है, इसमें भी 12 अपॉन 13 ही आ रहा है। ओके, ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये था। इसमें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कह रहा है कि इफ ये इक्वेशंस गिवन के फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सिंपल से x माइनस वाई कोई भी फाइंड कर देगा ऐसे तो, क्योंकि बेसिक तो आपने किए ही है इनके कि भी कैसे हम इनको सोल्व करते हैं, तो अगर आपको सोल्व करना आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों, यहाँ पर क्या है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। आपने कैसे किया देखो, करते कैसे, इसमें सबसे ईजी मेथड ये होता है कि देखो y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और एक प्लस में माइनस में दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, बस ऐड करते ही y कैंसिल हो जाता है, x की आती है, x की वैल्यू आ गई तो फिर y वैल्यू को फाइंड ही कर सकते हैं। देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं कितना होता है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 13, और यहाँ पर 4x माइनस में y इक्वल्स टू में 17। यहाँ पर ऐड करते हैं कैंसिल, ये कितना हो जाता है 6x इक्वल्स टू में, इनको ऐड कर लो ये आ जाएगा 30, और x की वैल्यू आ जाती है 5। x की वैल्यू 5 आ गई, आप कोई भी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कुछ भी कर सकते हो आप। तो अगर आप यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हो और आप इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हो 5, देन y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती, तो y की वैल्यू मिल जाती है हमें 10 माइनस कर लेते हैं इसमें से तो कितना आ जाता है 3, y की वैल्यू 3। और आपको क्या करना है यहाँ पर x माइनस वाई करना है, तो y x माइनस वाई कितना हो जाता 2 हो जाता, सिंपल 2 आंसर आता है इसका। तो जिसने भी ये किया है कि भी x माइनस वाई ऐसे कर लेते हैं इसमें कि x माइनस वाई कितना 5 माइनस 3 इक्वल्स टू में 2 आंसर, ये करना था सिंपल। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, तो मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट पार्ट ही किया होगा, लेकिन सेकंड वाला अगर करना है तो क्या होगा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 105, तो इसमें इक्वेशन बनानी है हमें। तो 22 का बी पार्ट अगर किसी ने किया तो वो कैसे करता, ये सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का सम कितना है 105 है, एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस x माइनस वाई कितना है, ये भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। डिफरेंस इज 45 है, डिफरेंस कितना है 45 है। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करने हैं आपको, क्या होंगे तो भाई नंबर क्या हो सकते हैं ये हमारे 95 और 50 हो सकते हैं, नहीं। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो अगर ऐड करते तो भी ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। अब मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि हमेशा साइन चेंज कर दो, साइन चेंज तब करते हैं जिसको हमें कैंसिल करना होता है। जैसे हमें एक्स को कैंसिल करना होता है और दोनों प्लस के साइन है, एक साइन हमें माइनस का करना चाहिए होता है तो हम इसे माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम वाई को कैंसिल कर रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड करो और ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पर कितना होता है 2x, और यहाँ पर अगर हम ऐड करते तो कितना आता 150। x की वैल्यू आ जाती है 75, x की वैल्यू 75 तो ये आ रही है हमारी 30, 30 हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। कैसे, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, फर्स्ट ले लेते हैं या सेकंड ले लेते हैं, बात आ रही है समझ में। तो अगर हम यूजिंग फर्स्ट करते हैं सेकंड, चलो सेकंड कर लेते हैं, हमेशा ही फर्स्ट यूज नहीं करते हैं, सेकंड भी कर लेते हैं कभी कभी, चलो सेकंड कर लेते हैं कोई बात नहीं। आप फर्स्ट से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड से ही करेंगे। कितनी आ रही वैल्यू 30, तो बस आप करके देख लो भाई 75 और 30 है, 75 माइनस 30 करोगे 45 आएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे 45, सॉरी इन दोनों को प्लस करोगे 105 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 45 आएगा बस। तो यही है हमारे आंसर, इसके x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 30, बस ये करना था इसमें, सिंपल से क्वेश्चन था। अब देखो 23, तो अब इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में रिलेशन बताना सच दैट पी पॉइंट गिवन है इज इक्वी डिस्टेंस, ये जो पी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है। बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बुक में किए हैं एनसीईआरटी में। अब डिजिट थोड़ी चेंज हो सकती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन क्वेश्चन तो है भाई कॉन्सेप्ट की, भाई जो पी पॉइंट है एक्स वाई ये इक्वल डिस्टेंस किन दोनों पर है, ये किन दोनों से है 7/1, और यहाँ पर क्या है बी की वैल्यू 3/5। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का ऐसा समझते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, तो मिड पॉइंट क्यों नहीं लग रहा, मिड पॉइंट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी, अब इक्वल डिस्टेंस हम क्या लगा लेते हैं, ए पी का डिस्टेंस किसके इक्वल रख लेते हैं, बी पी के डिस्टेंस के इक्वल रख लेते हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल रख लो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। अब डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, रूट में x2 माइनस x1, अब किसको x1 किसको x2, तो किसी को भी ले लो, आप इसको ले लो कि भाई x1 माइनस x2 तो x माइनस 7,
या फिर इसमें से इसे माइनस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। y माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाता, x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y माइनस फाइव होल स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस सेवन का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर ये y माइनस वन कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको सोल्व करना पड़ता पूरा। कैसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते, तो यहाँ पर x माइनस सेवन होल स्क्वायर माइनस y माइनस वन होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ बीच में प्लस आता है, और इक्वल्स टू में x माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो अगर कोई भी आंसर आपका मिसमैच या फिर आपको लग रहा है कि मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो डिस्कशन कर लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देखते रहे कि भी हम सब सही कर रहे हैं नहीं, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का 49, सेवन सेवन से 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो 14x आएगा। सही बात है, ये भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। फिर प्लस, अब इसको कर रहे हैं हम सोल्व, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए भी करेंगे 2y आएगा। सही बात है ना। अब लगा दिया हमने इक्वल टू साइन, अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ नीचे। कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर 9 और माइनस टू ए भी करेंगे तो 6x आएगा। ऐसे सेम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो 10y आएगा। कैंसिल कर लो, एक्स एक्स कैंसिल कर लो, वाई से वाई कैंसिल कर लो, एंड पर और कुछ मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 14x और माइनस का 2y। तो हमने इसको यहाँ पर ही कर दिया, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना सभी चीज़ें बस। तो 9 माइनस सिक्स एक्स, एग्जाम में ऐसे नहीं करते, सही से अच्छे से करते हैं। तो 9 माइनस 20 और 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 34 हो रहा है ना, ये 34 हो रहा है, माइनस का 6x और माइनस का 10y। ठीक है, बस अब रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे छोड़ देना है बस, एक्स और वाई को एक साथ करके ये सारी वैल्यू इधर लेके आ जाओ आप। ठीक है, और सारी वैल्यू इधर लेके आ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो, 50 को इधर लेके आओ, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर रख लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कैसे कर रहे हो इसको, तो अगर हम इनको इधर लेके आते हैं भाई, 6x प्लस का हो जाएगा 10y प्लस का 10y माइनस का 14x और माइनस का 2y इक्वल्स टू में जो 34 है माइनस 50 कर लो, 6 और ये 14 कितना होगा, माइनस का 8x, 10 और ये माइनस ये प्लस का 8y, और यहाँ पर अगर इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो वो आ रहा है हमारा 16 आ रहा है, 6 ये 16 आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 16। आप कैंसिल कर भाई, माइनस का 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 16 कैंसिल कर लो, माइनस 8 से माइनस कैंसिल, 8 टू जा 16, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2। ये रिलेशन हो गया, 2 इधर लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो एक्स वाई को आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 2। ये रिलेशन बताना था इसमें सिंपल। ऐसे ही अगर आप इसका देखो, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर दिस सच दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही इसी बेस पर ये भी, इसका भी बेसिक यही है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कराया आपको। तो भाई इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 23 का बी पार्ट, ये सर्कल है हमारा, और ये सभी हमने आईसीएससी में आपको कराया, क्योंकि भाई अभी हम आईसीएससी पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, आईसीएससी वाला फर्स्ट वाला चैनल हमारा, लेकिन इस पर भी हम टाइम देंगे आप, और आपको कंप्लीट लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको बताए जाएंगे। पी पॉइंट मतलब ये कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल पर लाई करते हैं, तो जिसका सेंटर कितना है 2, -3 सच दैट ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर होगा, इसलिए हमने डायमीटर एंड पॉइंट पर रखे हैं इसके पॉइंट्स, और यहाँ पर हमारे पास 5,7। सही बात है। कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ और ऑल्सो फाइंड द रेडियस की रेडियस ही बताओ। y की वैल्यू कैसे कर सकते हैं, क्या रिलेशन लगाएं, साफ साफ यहाँ पर चल रहा है कि भाई ये आएगी, इसमें मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, ओ मिड पॉइंट होगा, सेंटर मिड पॉइंट पे आता है डायमीटर में, सिंपल, और वो इजी भी होता है लगाना, क्यों कि भाई हम इसमें एक को x1 y1 लेट कर लेते हैं, एक को x2 y2 लेट कर लेते हैं, और इसको अगर हम x और y लेट कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर x की जगह तो हम ले सकते हैं 2, x1 की जगह ले सकते हैं -1 प्लस, लेकिन आपको वैल्यू तो आपको y वाली वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये सही है, चलो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो प्लस x2 की जगह क्या है 5, और अपॉन में क्या है इसमें, अपॉन में कितना आएगा 2। अब आप इसे सोल्व करोगे तो भाई 2 ही आएगा, इससे तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो y वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो इसको सोल्व कर लो, 2 ही आ रहा है, प्लस का 4 अपॉन 2 2 ही होगा।
ऐसे वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। वाई की वैल्यू क्या है माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू में वाई वन क्या है हमारा, वाई वन है वाई, एंड वाई टू क्या है हमारा, वाई टू क्या है 7, डिवाइड बाय टू कर लो। अब आप इसको सोल्व करो, टू थ्री जा सिक्स, माइनस का सिक्स वाई इक्वल्स टू में वाई प्लस 7। ओके, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाई को उधर लेके आ जाओ, यहाँ पर माइनस का सिक्स वाई और माइनस का वाई इक्वल्स टू में 7, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू में 7, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। y की वैल्यू अगर -1 हो गई तो बस ये y की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड देन आफ्टर में इसका रेडियस भी बताना था। ठीक है, रेडियस बताने के लिए या तो आप a को डिस्टेंस फाइंड कर लो या फिर o b कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आप बताओ क्या करना है आपको। देखो अगर आप ले रहे हो a o डिस्टेंस, तो भाई ए और डिस्टेंस के लिए आपको ए और ओ दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। देखो ए के कोऑर्डिनेट हो क्या जाएंगे, यहाँ तो -1 ही है, लेकिन वाई की जगह लिख सकते हैं, फिर अगेन -1 लिख सकते हैं। ओके, फिर ओ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ तो 2 ही है हमारा, लेकिन यहाँ पर अगर हम -1 लेंगे तो जाएगा +3। अब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो कि भाई x2 - x1 कर लो, इसमें से इसे कोई भी कर सकते हैं, -2 माइनस, फिर इसमें माइनस है तो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, फिर इसमें माइनस तो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, बस यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और आ गया इसका 5। अब 5 क्या सेंटीमीटर मीटर, तो इसमें अगर यूनिट गिवन किए तो लगाएंगे, वरना हम क्या कर देंगे, सिंपल हम कह देंगे कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ओके, ये करना है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 25 में बी पार्ट। तो हम दोनों और वाले क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, आपने कौन जो भी किया आप उससे मैच कर सकते हो कि आपने कौन सा किया है और आपके अकॉर्डिंग आपका सही है नहीं। अब 24 वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ये दोनों वैल्यू गिवन की है, प्रूव दैट ट्रायंगल ईएबी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीडी। इसको प्रूव करना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे दिखाया होगा, सिंपल सा है क्वेश्चन है। कैसे, ईए और ईडी, ईए और ईडी का रेशियो एंड ईबी एंड ईबी और ईसी का रेशियो गिवन किया है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि ईएबी ईसीडी। लेकिन लेकिन इसमें एक पॉइंट है बस समझने का। क्या समझने का, जिसने उसको समझा तो उसने सही से किया होगा, वरना मिस्टेक की होगी आपने इसमें जरूर। कैसे कि अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया जो रेशियो गिवन किया है और तब आपने कहा कि भाई ये इक्वल है, तो गलत बात हो जाएगी। क्यों, अभी देखना कि भाई इस वाली साइड का रेशियो इसके इक्वल लिया है और इस वाली साइड का इसके इक्वल लिया है। देखो ई ए और ई सी लिया है, ई ए और ई सी लिया है ना, ई और ई सी लिया है। ठीक है, ई ए और ई सी लिया है और ई बी और ई डी लिया है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ई ए बी, ठीक है, ई ए बी है और इसके अकॉर्डिंग है ई सी डी। हाँ फिर तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई ए बी और ई सी डी फिर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो किसके इक्वल ले रहे हो, इस वाली साइड और इस वाली साइड के इक्वल ले रहे हो। इसी रेशियो में क्या क्या, क्या है इसमें, मतलब ई ए बी बोला तो ई सी डी बोला, बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सोचना नहीं है कि भाई हमारे पास गिवन है ही क्या, गिवन है ही हमारे पास ई ए और ई सी इसके इक्वल ई बी और ई डी के। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, इस टाइप से लिखते हैं हम इसमें। टू प्रूफ में करना है कि ट्रायंगल ई ए सी ई ए बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी डी के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया होगा, तो प्रूफ में हमने क्या लिखा होगा भाई, हम लिखते हैं प्रूफ में कि भाई हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं कि भाई इन ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ई सी डी में। देखो ई ए बी में, ई ए बी में ई ए और ई सी का रेशियो किसके इक्वल है, ई बी और ई डी के। सही बात है, ई ए और ई सी का रेशियो ई बी और ई डी के इक्वल गिवन है। टू साइड्स का रेशियो हो गया और इनके बिटवीन एंगल हो गया ए ई बी, किसके इक्वल होगा एंगल ए ई बी। डी ई सी बोल दो, सी ई डी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, डी ई सी, क्योंकि एंगल को कैसे भी बोल सकते हैं, बस जहां पर भी एंगल बन रहा है वो बीच में रहे हमारा पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया आपका, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बस ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में। अब नेक्स्ट देखो इसमें 25th क्वेश्चन बच्चों ने किया, लेकिन भाई कह रहे हैं बच्चे की भी आंसर हमें लग नहीं रहा सही आ रहा है। भाई इसमें आंसर है भी कुछ इसी टाइप का, कैसे, तो आंसर मैच मत करो, बस वैल्यू रख दो आप इसमें, थोड़ा सा जितना भी हो सके आपसे उतना सिंप्लीफाई कर दो। कैसे, ये हमारे पास क्योंकि वैल्यू कुछ इस टाइप से गिवन किया है इन्होंने कि इसका डिनोमिनेटर वगैरह कैंसिल नहीं हो रहा, रेशनलाइज वगैरह भी कर लेते हैं, वैसे इसमें मत करो, आप ऐसे छोड़ सकते हो। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये क्वेश्चन नंबर है 25। cos 45 होता है 1/√2, तो sin 60 होता है कितना, √3/2 डिवाइड में sec 30 कितना होता है, cos 30 होता है हमारा cos 30 होता है √3/2 तो होगा 2/√3। cosec 30 कितना होगा, ये होगा हमारा 2। अब कर लो इसे सोल्व, ऊपर वाले को अलग नीचे को अलग, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे 2√2 आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इधर हो जाएगा तो √6 डिवाइड में यहाँ पर भी √3 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 मल्टीप्लाई √3 इधर 2√3। बस आप इसको यहाँ पर इधर छोड़ सकते हो, यहाँ पर कहते हैं कि 2 + √6 इंटू में √3, इतना छोड़ दो इनफ है, 2√2 यहाँ पर 2 + 2√3, बस कितना छोड़ दो काफ़ी है, और ज़्यादा करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कर सकते हैं हम। 2 कॉमन लोगे वैसे इसमें तो 1 + √3 बनेगा, 1 + √3 बन नहीं रहा, इतना छोड़ देते हो काफ़ी है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसको रेशनलाइज करके हम आगे भी कर सकते हैं। तो इसमें हो गया हमारा 25 ही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें सेक्शन सी, सेक्शन सी में हमें किस टाइप के क्वेश्चन गिवन किए हैं, देखो सेक्शन सी में देखो एपी से क्वेश्चन गिवन किया है, सिंपल से ही हमारा एसी एपी का क्वेश्चन भी कैसे कह रहा है कि सेक्शन सी में कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 26 A, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of the first 17 terms is 289, find the sum of the first 20 terms। बुक का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म S7 गिवन किया है कितना 49, एंड कह रहा है कि एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का रेशियो सम कितना गिवन किया है 289, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स का भी 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, जब हमारे पास होगा ए और डी, तो इनको सोल्व करो, ए और डी फाइंड कर लो। बस क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। अब a + l वाला मत लगाना, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो आएगी हमारे पास। n की वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू होती है 7, n की वैल्यू 7 है, 2a प्लस n की वैल्यू है 7 × d और इक्वल्स टू में 49। तो ए और डी में इक्वेशन बनेगी कैसे, 2 को इधर लेके आ जाओ, 7 को डिवाइड कर दोगे आप, 7 7 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 2 14, यहाँ हो जाएगा 2a + 6d इक्वल्स टू 7 2 14। आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2a + 3d इक्वल्स टू में 14, 2 से कैंसिल कर लो, 2 7 जा, तो यहाँ पर a + 3d कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको मतलब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें भी, n/2 2a + n-1 × d इक्वल्स टू में 289, कैंसिल कर लो, देखो 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 का स्क्वायर है 17 टाइम्स में होगा। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 16d, और यहाँ पर जो आप 2 इधर लेके आए हो, आप क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, a + 8d, एंड यहाँ पर कितना हो जाता है 2 × 17, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाता है a + 8d इक्वल्स टू कितना 17। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो भाई, माइनस कर सकते हो, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो a + 3d में से कितना माइनस, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, a + 8d इक्वल्स टू में 17। ओके, हम यहाँ करेंगे माइनस माइनस, यहाँ कैंसिल, ये या माइनस करेंगे माइनस का 5d इक्वल्स में माइनस करेंगे माइनस का 10, कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस, d की वैल्यू कितनी 5 2 10। अगर d की वैल्यू 2 है हमारी, a की वैल्यू आप फाइंड कर लो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड से कर रहे हैं, अगर हम a प्लस यूजिंग इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर a d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू में 17, तो a +
8 टू 16 इक्वल्स टू 17, देन ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1 आ रही है। अब ए और डी की वैल्यू अगर हमारी आ गई और हमें फाइंड करना है S20, तो क्या होगा, n/2 मीन्स 20/2, 2a की वैल्यू कितनी 1 प्लस n-1 मीन्स 20-1 19 कर सकते हैं आप, और डी की वैल्यू आ रही है 2। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको 10 और यहाँ पर ये 2 प्लस 19 2 जो 38, देन हमारा ये 10 और ये 38 प्लस 2 कितना होगा 40, ये हो जाएगा हमारा 400। बस ये इसका आंसर है 400। सिंपल, आप ऐसे कर सकते थे इसमें क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे ही अगर आपने इसका और वाला पार्ट अगर देखा, the ratio of the 10th term to its 30th term of an AP is 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42, find the first term and the common difference of AP। ऐसे ही आप इसका क्या कर सकते थे, इसका सेकंड वाला पार्ट अगर आपने किया होगा तो सेकंड वाला पार्ट कैसे करते हैं कि इसके 10th टर्म और इसके 30th टर्म का रेशियो गिवन क्या है, कितना 1:3 एंड सम ऑफ 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम गिवन किया 42, देन आपको ए और डी फाइंड करना। सिंपल, कैसा होता है हमारा 1:3 है, ए 10 होता है हमारा a प्लस 9d, एक कम हो जाता है हमारे एन से, तो कितना हो जाता है a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 3 को उधर मल्टीप्लाई करते a प्लस 9d के साथ, एंड यहाँ पर a प्लस 29d, 3 से कर लो, इसमें 3a प्लस 3 से 3 9 से 27d, यहाँ पर a प्लस 29d, यहाँ पर कर लो इसे a माइनस कर लेंगे तो 2a, 27 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 2d। ओके, ए और डी इक्वल आ गया यहाँ से। अगर यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो भाई 2d आता हमारा, तो ए और डी इक्वल, तो ए और डी इक्वल आएगा, उसको हम यहाँ करेंगे यूज S6 के लिए। कैसे, n/2 फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 6-1 इंटू डी इक्वल्स टू में कितना 42। ए और डी चाहिए, और देखो हमें पता चल गया ए और डी की वैल्यू आएंगी इक्वल, तो हम ए की जगह डी और डी की जगह ए रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है 2a प्लस यहाँ आ रहा है 5d, तो अगर आप ए की जगह डी या डी की जगह ए ले रहे हो आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 5 ले लेते हो, डी की जगह हमने ए लिया, तो पहले हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी 7a इक्वल्स टू 42। कैंसिल कर लो आप, देखो 7 से कैंसिल कर लो, वैसे 7 3 21 और 21 2 42 आ रहा है, ए की वैल्यू 2, देन हमारी डी की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। बस ये करना था इसमें, ये इंप्लाई करेगा डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। हो गया ये सॉल्यूशन हमारा, तो ये करना था इसमें। तो अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है सीरीज 27 है, इजी आप आसानी से कर सकते हो भाई। इसके क्या करना है, रूट्स निकालने, रूट्स क्या होंगे, इक्वल्स टू में 0 रख के क्या कर लो 15 हो जाएगा, और 15 क्या होता है प्लस माइनस में रूट 15, इसके रूट्स हो जाएंगे, एक प्लस में रूट 15 एक माइनस में, कोफिशिएंट्स को वेरीफाई कर लो। इसको ग्राफिकली सोल्व करना, तो ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो पहले आप इसके सॉल्यूशन ऐसे ही निकाल लो कि पहले इक्वेशन को सोल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू देख लो, फिर से ग्राफ पर ड्रॉ कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो भाई एक्स की वैल्यू 0 लेके इसका रेशियो निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन बताए हमने आपको। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप करना है, जैसे ये 30 वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा, साइन कॉमन ले लो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ से cos कॉमन ले लो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, और वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होते हैं, वैसे क्लास 11 में करते हैं वो तो हम, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो जो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वो सिंपल जो नीचे बन रहा है ना 2 cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, वही बनता, कैंसिल हो जाता, साइन अपॉन कोस tan आ जाता। सिंपल से क्वेश्चन हमने कराया आपको, तो ये तो बुक में ही है हमारा क्वेश्चन। 31 प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कोड, कोड के एंड पॉइंट से जो बनने वाले टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको आपस में बाहर की तरफ, सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। ये इसके साथ कोड के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। कैसे बताते हैं भाई इक्वल एंगल बनाते हैं, देखो एक्सटीरियर पॉइंट से जो हम क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं इक्वल एंगल हो जाते हैं। बस ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर लो यहाँ से ये वाला एंगल देख लो भाई 90 होता है, ये वाला एंगल देख लेते हैं 90 होता है, ये दोनों रेडियस है, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाता है 90 - x, ये एक्स है तो ये 90 - x, ऐसे इसको प्रूव कर सकते थे कि दोनों इक्वल है। ओके, ये सिंपल से क्वेश्चन है। अगर इनके डिटेल लेक्चर आपको चाहिए तो उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन पेपर है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कंप्लीट डिस्कशन डाल देंगे, आप कमेंट करके बताना कि भी आपको नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए इसका।
हम इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करेंगे आपके लिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। अब हम न्यू सेशन में बच्चों के प्रिपरेशन कराएंगे क्लास 10th 11th 12th वालों के लिए भी। तो हमारे चैनल पर आपको ये सीबीएसई वाले चैनल पर 9 10 11 12 के बच्चों के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे हम। तो उस पर सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।